हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू GMHS स्टडी क्लासेस। आज हम स्टार्ट कर रहे हैं क्लास 11 कॉमर्स, ऑर्गेनाइजेशन ऑफ कॉमर्स एंड मैनेजमेंट, चैप्टर 6 बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन 2। ऑलरेडी एक पार्ट इस वीडियो का अपलोडेड है, जो फर्स्ट पार्ट है, जिसमें कोऑपरेटिव सोसाइटीज़ का पूरा इंट्रोडक्शन और पूरा टॉपिक मैंने फर्स्ट वीडियो में अपलोड कर दिया था। तो इस चैप्टर का अगर फर्स्ट पार्ट आप देखना चाहते हैं तो आप जो डिस्क्रिप्शन में OC जो ऑर्गेनाइजेशन ऑफ कॉमर्स एंड मैनेजमेंट जो सब्जेक्ट है उसकी पूरी एक प्लेलिस्ट है जिसमें लाइन वाइज सारे अपलोड किए, तो उसमें आपको ये इंक्लूडेड मिल जाएगा फर्स्ट पार्ट। और ये सेकेंड पार्ट है, इसमें मैं आपको आज आगे का पूरा टॉपिक जो है वो एक्सप्लेन करती हूँ। तो स्टार्ट करते हैं फ्रेंड्स। अब जो नया टॉपिक आया है, फर्स्ट एक कोऑपरेटिव सोसाइटीज़ का मैंने एक्सप्लेन किया था, सेकेंड आता है जॉइंट स्टॉक कंपनी। अब बिजनेस में ऑर्गेनाइजेशंस अलग अलग तरह की होती है, जो हमने फर्स्ट पार्ट में देखा था। कोऑपरेटिव सोसाइटीज़ होती है, सोल प्रोप्राइटरशिप, पार्टनरशिप, ये सब मैंने आपको इंट्रोडक्शन दिया था। अब एक और नई टाइप की जो फर्म्स होती है वो होती है जॉइंट स्टॉक कंपनी, यानी कि आप इसे कंपनीज भी कह सकते हैं। जो आप बड़ी कंपनीज देखते हैं उनका फॉर्मेशन कैसा होता है और वो किस तरह से वर्क करती है, एडवांटेजेस क्या होता है, लिमिटेशंस और उसका मीनिंग, सब हम यहाँ पर इस वीडियो में देखने वाले हैं। तो यहाँ पर जो लार्ज स्केल प्रोडक्शन करती हो और जिसकी डिमांड मार्केट में सबसे ज़्यादा होती है, वो जो इंडस्ट्रीज़ होती है उन्हें कंपनीज़ कहा जाता है। जैसे कि सोल प्रोप्राइटरशिप जो होता है वो उतनी डिमांड नहीं होती है उसके प्रोडक्ट्स की जितनी कंपनीज़ की होती है। तो एक्चुअली कंपनीज़ क्या होता है, जैसे कि सोल प्रोप्राइटरशिप जिसमें एक ही ओनर होता है, अगर वो इनसफिशेंट होता है, अगर वो अपने फर्म को बड़ा करना चाहता है, यानी कि अपना फर्म जो है वो और वाइड करना चाहता है, अपना बिजनेस और बढ़ाना चाहता है, तो फिर वो एक पार्टनर को इंक्लूड कर देगा, तब वो पार्टनरशिप बन जाता है। जब दो लोग कैपिटल इन्वेस्ट करेंगे और फिर प्रॉफिट जो है वो उस तरह से डिस्ट्रीब्यूट कर लेंगे। तो इस तरह से अगर किसी को भी अपना फर्म बढ़ाना होता है, अपना बिजनेस चालू करना होता है, उसे एक्सटेंड करना होता है, तो वो किसी और की हेल्प लेता है। जैसे कि सोल प्रोप्राइटरशिप में एक पर्सन ओनर होता है, पार्टनरशिप में दो या फिर दो से ज़्यादा लोग इन्वॉल्व होते हैं, और कंपनीज में जेन्युइन पब्लिक भी इन्वॉल्व हो सकती है शेयर्स के थ्रू। यानी कि शेयर्स अगर परचेज करें तो उनके पास कैपिटल जो है वो इंक्रीज़ हो जाता है कंपनीज़ के पास। कंपनीज़ अपना सारा कैपिटल जो है वो स्मॉल डिविजन्स में डिवाइड करके उसके शेयर्स जो है वो मार्केट में इंट्रोड्यूस करती है, और शेयर्स जो भी परचेज करते हैं उन्हें शेयर होल्डर्स कहा जाता है। ये सारा एक्सचेंज स्टॉक मार्केट में होता है, यानी कि स्टॉक एक्सचेंज जो आप कहते हैं शेयर मार्केट, वहाँ पर इनका एक्सचेंज होता है। और इस तरह से कंपनी के पास अच्छा कैपिटल आ जाता है। उसके बाद कंपनी उसे इन्वेस्ट करेगी, और अगर प्रॉफिट होता है तो एज अ डिविडेंड सारे शेयर होल्डर्स को वो डिस्ट्रीब्यूट कर देगी। तो इस तरह से जॉइंट स्टॉक कंपनीज, यानी कि जॉइंट स्टॉक का मीनिंग होता है कि स्टॉक मार्केट यानी कि शेयर से उनका कैपिटल आता है। तो ऐसी कंपनीज जो है उसके बारे में हम सीखने वाले हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल यहाँ पर आप डेफिनेशन देख सकते हैं। जो भी कंपनी होती है वो एज अ आर्टिफिशियल पर्सन आती है, यानी कि कोई एक ओनर नहीं होता उसका, क्योंकि इन्वेस्टमेंट है वो सारा शेयर कैपिटल से आने वाला होता है। तो इस तरह से यहाँ पर एक कंपनी की डेफिनेशन, उसका मीनिंग एक्सप्लेन कर दिया। नेक्स्ट अब उसकी कैरेक्टरिस्टिक्स देखते हैं। फर्स्ट है लीगल पर्सनालिटी। कंपनी को रजिस्टर करवाना पड़ता है, सारी लीगली सारी डिटेल्स करनी पड़ती है, फ्रॉम लॉ उसे रजिस्टर करवाना पड़ता है। तो लीगल पर्सनालिटी तब कंपनी बन जाती है। उसके बाद परपेचुअल एग्जिस्टेंस। परपेचुअल एग्जिस्टेंस का मतलब होता है, जैसे कि आपने कुछ ऐसे बिजनेस देखे होंगे जिसमें पूरी फैमिली इन्वॉल्व होती है, और उसमें से जो फैमिली का हेड होता है वो ही ओनर होता है। और वैसे केसेस में अगर उस ओनर की डेथ हो जाती है तो फिर फर्म जो है वो पूरी वाइंड अप हो जाती है, यानी कि क्लोज हो जाती है। बट कंपनीज़ में ऐसा नहीं होता है। कंपनीज़ में कोई एक ओनर नहीं होता है, तो किसी की भी डेथ या फिर इंसॉल्वेंसी की वजह से कंपनी बंद नहीं हो जाती है। कंपनी कब एंड होगी, यानी कि कंपनी का एंड कब आता है, अगर कंपनी
के पास कुछ नहीं बचता है और उन इन्वेस्टमेंट करने के लिए नहीं होता, या फिर कोई इंटरप्ट्स जो होते हैं वो सारे निकल जाते हैं, तो फिर कंपनी लिक्विडेशन करती है। लिक्विडेशन यानी कि अपनी सारी असेट्स को सारे शेयर होल्डर्स में या फिर सारे जो इन्वेस्टर्स थे उन सभी को अपना प्रॉफिट अगेन डिस्ट्रीब्यूट करेगा अपनी असेट्स को बेच के। यानी कि लिक्विडिटी का मतलब यही होता है असेट्स को सोल्ड आउट करना और फिर जो मनी है वो सभी क्रेडिटर्स में डिस्ट्रीब्यूट करना, तो उसे लिक्विडेशन कहते हैं। तो अगर कंपनी इस तरह से अपना सब कुछ बेच देती है, सोल्ड आउट कर देती है, तभी वो एक एंड तक पहुंच सकती है, यानी कि उसे क्लोज किया जा सकता है। थर्ड पॉइंट आता है डिवीजन ऑफ कैपिटल इन स्मॉल फ्रैक्शंस। अब जैसा कि मैंने आपको एक्सप्लेन किया, शेयर्स जो है वो कैसे इंट्रोड्यूस करती है कंपनी, अपना पूरा जो कैपिटल होता है उसे स्मॉल फ्रैक्शंस में डिवाइड कर देती है ताकि पता चले कि एक शेयर की प्राइस क्या होगी, और उस तरह से कैपिटल भी इंक्रीज़ हो जाएगा, शेयर में इन्वेस्ट करेंगे लोग और कंपनी के पास और अमाउंट आ सकती है। नेक्स्ट है इजी ट्रांसफ़र ऑफ शेयर्स। अगर किसी ने एक बार कंपनी का शेयर परचेज़ कर लिया, उसके बाद अगर वो नहीं चाहता है कि वो होल्ड करके रखे उस शेयर्स को, तो वो इजीली एक्सचेंज कर सकता है, यानी कि उसे सोल्ड कर सकता है किसी और बायर को। और ये सब होता है शेयर मार्केट यानी कि स्टॉक एक्सचेंज में। जैसा कि आपने BSE देखा होगा, बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज, जो मुंबई में बिल्डिंग है, उस वहाँ पर आपको पूरी डिटेल उसकी मिल जाएगी जहाँ से ये सब ऑपरेट किया जाता है। नेक्स्ट होता है यहाँ पर फिफ्थ पॉइंट में दिखाया गया है कॉमन सील। कंपनी की एक कॉमन सील होती है, यानी कि एक एफिक्स्ड सील आती है जो सारे कॉन्ट्रैक्ट्स पे, और जो शेयर होल्डर्स होते हैं उनको जो सर्टिफिकेट मिलता है, शेयर्स यानी कि एक डॉक्यूमेंट होता है, एक सर्टिफिकेट उस शेयर होल्डर को दिया जाता है जिस पे ये कंपनी की सील वहाँ पर एफिक्स की जाती है। नेक्स्ट है मैनेजमेंट। अब मैनेजमेंट किसी एक पर्सन का नहीं होता कंपनी में, इसमें इलेक्ट किए जाते हैं कुछ ऐसे एक्सपर्टीज़ जो यहाँ पर अच्छा नॉलेज और उनका जो गाइडेंस है वो कंपनी को मिलता रहता है, तो उसे बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स कहा जाता है। तो उनका मैनेजमेंट यहाँ पर चलता है और वो चेंज होते रहते हैं बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स, यानी कि वो पूरा ग्रुप जो है वो चेंज होता रहता है, उसमें भी इलेक्शंस आते रहते हैं। उसके बाद सेवेंथ है स्टेटस ऑफ मेंबर्स। तो यहाँ पर कंपनी के जो भी मेंबर्स होते हैं वो लायबल नहीं होते कंपनी से किसी भी तरह से, ये यहाँ पर एक्सप्लेन किया गया है। कंपनी की एक सेपरेट आइडेंटिटी होती है। नेक्स्ट है नंबर ऑफ मेंबर्स। अब कितने मेंबर्स एक कंपनी में होने चाहिए? मिनिमम यहाँ पर प्राइवेट कंपनीज़ में 2 मेंबर्स और मैक्सिमम 200 मेंबर्स तक। बट अगर पब्लिक कंपनीज़ होती है, पब्लिक कंपनीज़ में मिनिमम 7 मेंबर्स और मैक्सिमम में मैक्सिमम के लिए कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं होती है, नो रिस्ट्रिक्शंस यहाँ पर दिखाया गया है। नेक्स्ट 9th पॉइंट में यहाँ पर आता है लायबिलिटी ऑफ मेंबर्स। अब मेंबर्स की लायबिलिटी कितनी होती है? तो यहाँ पर लिमिटेड भी होती है और बहुत सारी कंपनीज़ में अनलिमिटेड भी होती है, तो लायबिलिटी का यहाँ पर क्लैरिफाई नहीं किया गया, बट इस टॉपिक को मैं डिटेल में एक्सप्लेन करूँगी नेक्स्ट आने वाले पॉइंट्स में। तो यहाँ पर लास्ट सेकेंड पॉइंट जो है 10th फंडामेंटल राइट्स। अब कंपनीज़ को क्या क्या राइट्स मिले हैं? तो कंपनी कोई सिटीज़न नहीं है, कंट्री की कोई सिटीज़न नहीं होती है कंपनी, इसलिए जो सिटीज़न को राइट्स मिलते हैं वो कंपनी को नहीं मिलते, बट कंपनी के लिए कुछ राइट्स हैं जो कंपनीज एक्ट में लिखे गए हैं। तो एज़ पर दैट लॉ कंपनीज़ को कुछ राइट्स, फंडामेंटल राइट्स मिले हुए हैं। नेक्स्ट है वोटिंग राइट पर शेयर। अब कंपनी में जब इलेक्शंस होते हैं तो इलेक्शंस किस बेसिस पे होता है? जितने शेयर होल्डर्स के पास उनके होल्डिंग कैपेसिटी जितनी होती है, जैसे कि एक पर्सन के 5 शेयर्स हैं तो वो 5 वोट्स अपने दे सकता है, उस कंपनी में 5 टाइम्स वोट कर सकता है। तो इस तरह से वोटिंग राइट जो है वो पर शेयर होता है, यानी कि जितने शेयर्स उसने होल्ड किए होंगे उतने वोट्स वो यहाँ पर दे सकता है। तो ये सारे कैरेक्टरिस्टिक्स थे। अब आता है एडवांटेजेस पे कि कंपनी को एस्टैब्लिश करने में उसको एडवांटेजेस क्या क्या मिलते हैं। फर्स्ट है ह्यूज कैपिटल फंड। जैसे कि एक सोल प्रोप्राइटरशिप वाली कंपनी, सोल प्रोप्राइटरशिप फर्म और एक पार्टनरशिप फर्म, यानी कि पार्टनरशिप में 5 मेंबर्स होते हैं या फिर 2, 3, 4 मेंबर्स मिलके कैपिटल जनरेट करते हैं, और सोल प्रोप्राइटरशिप में एक ही पर्सन ओनर होता है जो कैपिटल जनरेट करेगा। बट
कंपनी में सारा कैपिटल शेयर से आता है, तो यहाँ पर जो कैपिटल फंड है वो बहुत सारा होता है, इसलिए यहाँ पर एडवांटेज जो है वो ह्यूज कैपिटल फंड दिखाया गया है। नेक्स्ट है ईजी ट्रांसफ़र ऑफ शेयर्स। अब ये जो शेयर्स हैं वो ऐसा कंपलसरी नहीं होता, किसी ने एक बार शेयर्स परचेज कर लिए तो उसको हमेशा के लिए वो रखने पड़ेंगे, या फिर कोई टाइम लिमिट नहीं होती है, वो इजीली एक्सचेंज कर सकते हैं, किसी और बायर को सूटेबल प्राइस में अगेन वापस सेल कर सकते हैं। थर्ड एडवांटेज है लिमिटेड लायबिलिटी ऑफ मेंबर्स। अगर कंपनी चाहे तो कुछ फेस वैल्यू तक लायबिलिटीज़ जो है मेंबर्स की, यानी कि शेयर होल्डिंग उनकी कैपेसिटी, उस पर कंट्रोल कर सकता है। नेक्स्ट फोर्थ है सेपरेट आइडेंटिटी एंड परपेचुअल लाइफ। तो जैसा कि मैंने आपको यहाँ पर एक्सप्लेन किया कि किसी की इनसॉल्वेंसी या फिर डेथ की वजह से कंपनी वाइंड अप नहीं होती है, तो सेम अगेन वही टॉपिक यहाँ पर रिपीट किया गया है। फिफ्थ पॉइंट है एडवांटेजेस ऑफ लार्ज स्केल, यानी कि कंपनी है और बहुत सारा इन्वेस्टमेंट कंपनी में पड़ा है, यानी कि कैपिटल बहुत सारा आ चुका है, तो कंपनी अब लार्ज स्केल पे प्रोडक्शन करेगी, अपने प्रोडक्ट्स जो है लार्ज स्केल पे सेल कर सकती है मार्केट में, तो इस तरह से ये एक एडवांटेज होता है कंपनी को। नेक्स्ट सिक्स्थ पॉइंट देखते हैं एफिशिएंट मैनेजमेंट। अब जो कंपनी का मैनेजमेंट होता है वो एफिशिएंट होता है, यानी कि जो भी आइडियाज़, जो भी ऑफर्स, स्कीम, जो भी कंपनी में आप सारे आपने देखे होंगे कंपनीज किस तरह से वर्क करती है, तो वो सारा मैनेजमेंट एफिशिएंट किस रीज़न से होता है, बिकॉज कंपनी में जो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स होते हैं वो लोग ऐसे कुछ एक्सपर्ट्स को, प्रोफेशनल्स को इनवाइट करते हैं और उन्हीं से सारा गाइडेंस लेते हैं, तो इस तरह से एफिशिएंट मैनेजमेंट होता है कंपनीज़ में। सेवेंथ है डेमोक्रेटिक मैनेजमेंट। अब यहाँ पर डेमोक्रेटिकली, यानी कि जो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स हैं उनके लिए इलेक्शंस होते हैं, तो इस तरह से डेमोक्रेटिकली यहाँ पर इलेक्टेड पर्सन्स ही बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स में इंक्लूडेड रहते हैं। नेक्स्ट एट्थ पॉइंट में है बेनिफिट्स टू द सोसाइटी एंड नेशन। अगर कोई कंपनी एग्जिस्टेंस में आती है और वो प्रॉफिट अर्न कर रही है तो वो पब्लिक के लिए कुछ इन्वेस्ट करेगी, जैसे कि आपने देखे होंगे पब्लिक गार्डन्स। कुछ गार्डन्स ऐसे होते हैं जहाँ पर लिखा गया होता है कि इस कंपनी ने यहाँ पर सारा मैनेजमेंट किया, या फिर यहाँ पर जो भी कुछ इन्वेस्टेड मनी है वो सारा इस कंपनी ने किया है, तो इस तरह से लिखा गया होता है। तो कंपनीज़ को इस तरह से रूल बनाए गवर्नमेंट ने कि कंपनीज़ को कहीं ना कहीं सिटीजन्स के लिए, पब्लिक के लिए कुछ ना कुछ इन्वेस्टमेंट और उनके वेलफेयर के लिए कुछ वर्क करना होगा, तो ये बेनिफिट जो है वो यहाँ पर कंपनीज़ को उनके एडवांटेजेस में आते हैं, जैसे कि वो अपना एडवर्टाइजमेंट भी कर सकते हैं। नेक्स्ट लिमिटेशंस। अब यहाँ पर लिमिटेशंस क्या आ जाती है कंपनी की, एक तो लेंदी एंड एक्सपेंसिव इनकॉर्पोरेशन प्रोसीजर। कंपनी को एग्जिस्टेंस में लाने के लिए जो लीगल वर्क होते हैं, जैसे कि डॉक्यूमेंट्स जो सारे प्रिपेयर करने होते हैं, ये सारा लेंदी और एक्सपेंसिव वर्क होता है, तो ये फर्स्ट लिमिटेशन है। सेकेंड है लीगल रिस्ट्रिक्शंस। अब कंपनी को यहाँ पर सेबी की गाइडलाइंस की वजह से कुछ लीगल रिस्ट्रिक्शंस भी मिल जाती है। सेबी यानी कि सिक्योरिटी एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया, जो मैंने आपको सारा बताया, शेयर मार्केट्स जो एक्सचेंज होते हैं शेयर्स के, वो सारा किसके रेगुलेटरीज के अंडर आता है, सेबी। यानी कि आपने देखा होगा सारी जो बैंक्स होती है वो आरबीआई की गाइडलाइंस पे ही काम करती है, चाहे वो प्राइवेट बैंक हो या फिर गवर्नमेंट बैंक हो या फिर कोऑपरेटिव बैंक हो, सभी बैंक्स को आरबीआई की गाइडलाइंस जो होती है उसी के हिसाब से वर्क करना होता है। तो इसी तरह से जो भी कंपनीज होती है वो सेबी यानी कि स्टॉक एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया या फिर सिक्योरिटी एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया, तो इनकी वजह से यहाँ पर वर्क करती है, इनकी जो गाइडलाइंस होती है उसी से वर्क करती है, बिकॉज सारा कैपिटल जो है वो शेयर से आता है इसलिए। थर्ड है इंक्रीज इन एडमिनिस्ट्रेटिव एक्सपेंसेस। अब एडमिनिस्ट्रेटिव एक्सपेंसेस किस तरह से इंक्रीज़ हो जाते हैं, अब जो एक्सपर्ट्स आ रहे हैं, जो ऐसी प्रोफेशनल बॉडीज़ आ रही है जो अब नॉलेज देगी और जो गाइडेंस देगी, तो उन लोगों के लिए जो फ़ीस पे करती है कंपनी वो यहाँ पर हाई होती है और उसकी वजह से कुछ ऐसे एडमिनिस्ट्रेटिव एक्सपेंसेस इंक्रीज़ हो जाते हैं। फोर्थ है ऑटोक्रेटिक मैनेजमेंट। अब ऑटोक्रेटिक मैनेजमेंट यानी कि यहाँ पर कंपनी का मनी, असेट्स और जो सीक्रेट इन्फॉर्मेशन है वो कुछ भी यहाँ पर पर्सनल नहीं रहता है। जैसे कि अगर इलेक्शन होने वाला है तो अब इलेक्शन के लिए जो राइट्स हैं वो एज़ पर शेयर होल्डिंग कैपेसिटी उनको राइट्स मिलते हैं, तो इस तरह से ग्रुपिज़म और ये सब कुछ जो है वो लिमिटेशंस आ जाती है। जैसे कि अगर कोई ऐसा पर्सन है जो लायबल नहीं है कि यहाँ पर बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स में इंक्लूड हो, बट अगर उसको मिले हैं इतने वोट्स बिकॉज उसकी जो
उसके जो साइड के पर्सन है उनके पास शेयर होल्डिंग कैपेसिटी ज़्यादा है, तो इस वजह से यहाँ पर ये एक लिमिटेशन आ जाती है। फिफ्थ पॉइंट पे डिफ़िकल्टी इन मेंटेनिंग सीक्रेसी। तो सीक्रेसी यहाँ पर मेंटेन करने में डिफ़िकल्टीज आती है, बिकॉज जो इन्फॉर्मेशन होती है ये सारी टाइम टू टाइम रजिस्ट्रार ऑफ कंपनी में सबमिट करवानी होती है, तो कुछ ना कुछ यहाँ पर डिफरेंस रह जाता है। उसके बाद सिक्स्थ है डिले इन पॉलिसी डिसीजंस। अगर पॉलिसी डिसीजंस लेने हो तो यहाँ पर उसमें डिले हो जाता है, बिकॉज यहाँ पर जो शेयर होल्डर्स होते हैं वो कुछ शेयर होल्डर्स को राइट होता है कि वो मेंबर यहाँ पर कंपनी की मीटिंग्स में इन्वॉल्व रह सकते हैं। उसके बाद सेवेंथ है लेस फ्लेक्सिबिलिटी। अब यहाँ पर फ्लेक्सिबिलिटी कैसे लेस होती है वो भी मैं आपको एक्सप्लेन करती हूँ। जैसे कि यहाँ पर आप देख सकते हैं जो सोल प्रोप्राइटरशिप और पार्टनरशिप में जैसे होते थे वैसे यहाँ पर नहीं होता है। कंपनी में कुछ ऐसे रूल्स होते हैं कि अगर उन्हें कुछ रूल अप्लाई करना है या फिर नया रूल या रेगुलेशन आना है तो उन्हें गवर्नमेंट से अप्रूवल लेना पड़ता है। स्टेट गवर्नमेंट या फिर सेंट्रल गवर्नमेंट उन्हें अप्रूवल की रिक्वायरमेंट रहती है, वो अपने आप कुछ डिसीजंस नहीं ले सकते, तो ये जो प्रोसेस है वो लॉन्ग चली जाती है। इसलिए यहाँ पर फ्लेक्सिबिलिटी है, यानी कि अपने आप डिसीजंस लेना ये सब यहाँ पर नहीं हो सकता, इससे कंपनी में ये सारी लिमिटेशंस आ जाती है। फिर नेक्स्ट है एनकरेजमेंट टू स्पेक्यूलेशंस। अब स्पेक्यूलेशंस क्या होती है, जो आपने सुना होगा अफवाह जिसे हम कहते हैं, जो रूमर जो फैल जाता है पब्लिक के अंदर, जैसे कि इस कंपनी के शेयर्स जो हैं वो गिरने वाले हैं, उसकी प्राइस गिरने वाली है, तो लोग अपना इन्वेस्टमेंट सारा ले लेंगे, यानी कि अपने शेयर्स को सोल्ड कर देंगे किसी और बायर को, या फिर कोई उस कंपनी के शेयर्स नहीं परचेज़ करेगा। तो ये जो स्पेक्यूलेशंस होते हैं ये कभी कभी रॉन्ग हो जाती है और इसकी वजह से कंपनी को बहुत सारा लॉस सफ़र करना पड़ता है। नेक्स्ट है नाइन्थ में डिसएडवांटेजेस टू सोसाइटीज़। अब एम्प्लॉयज़ की स्ट्राइक हो गई, इस तरह से एम्प्लॉयज़ की वजह से जो भी प्रॉब्लम आती है वो एक डिसएडवांटेज बन जाता है। उसके बाद नेक्स्ट जो पॉइंट है टाइप्स ऑफ कंपनीज और कंपनीज फॉर्मेशन, ये सब मैं आपको लास्ट पार्ट जो इस चैप्टर का, जो मैं बहुत जल्दी नेक्स्ट पार्ट अपलोड करूँगी, उसमें पूरा का पूरा चैप्टर यहाँ से एक्सप्लेन करूँगी। तो फ्रेंड्स मिलते हैं हमारे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।